सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर चर्चा का सूत्रपात किया था। संयोगवश कल जो मैंने वक्तव्य दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा, आचार्य द्विवेदी की चर्चा आ गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों कहाँ पर साथ-साथ रहे हैं और क्या संबंध रहा है, इस पर कुछ चर्चा कल के मेरे वक्तव्य में आई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए मैं उनके समकालीनों को लेकर कुछ बात करना चाहता हूँ और हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस प्रकार से गहरा सामाजिक सरोकार रखते थे और संपृक्त थे अपने समकालीन समाज से, उनको समझने के लिए उनके समकालीनों पर जिनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, उन पर विचार करना भी आवश्यक है। इनको 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। वरिष्ठ समकालीन और उनके समवयस्क तथा कनिष्ठ समकालीन या उनके शिष्य या प्रशंसक। उनके वरिष्ठ समकालीनों में सबसे पहले स्मरणीय रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। द्विवेदी जी का यह सौभाग्य ही था कि शांति निकेतन में 20 वर्ष रवींद्रनाथ ठाकुर का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहा। शांति निकेतन ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में शांति निकेतन का विरल विरल विशिष्ट योग रहा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रति अकुंठ कृतज्ञता द्विवेदी जी के मन में सदैव बनी रही। मृत्युंजय रवींद्र पुस्तक उनकी है रवीन्द्रनाथ टैगोर पर, बहुत सुंदर पुस्तक है रवीन्द्रनाथ टैगोर पर। एक आचार्य हिंदी का किस प्रकार से भावाभिव्यक्ति करता है, इसका उत्तम साक्ष्य यह पुस्तक है। अपने आचार्यत्व की उपलब्धि, अपने रचनाकार की उपलब्धि भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने की, और उनके अपने शब्दों में वे स्वयं बताते हैं। मृत्युंजय रवींद्र में वे कहते हैं, उनके पास जाने से बराबर यह अनुभव होता था कि मैं छिन्न व्रंत तूल खंड की भांति व्यर्थ ही इधर उधर मारे मारे फिरने के लिए नहीं बना हूं। द्विवेदी जी ने हिंदी को एक गरिमा दी अपने गद्य के द्वारा, अपनी औपन्यासिक सृष्टि के द्वारा। बहुत सारे मुहावरे, शब्दावली जो उन्होंने गढ़ी है वह अप्रतिम है। तो छिन्न व्रंत तूल खंड इस शब्द का प्रयोग भी वे एकाधिक बार करते हैं। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, मुहावरे हैं जो द्विवेदी जी के अपने गढ़े हुए हैं। दलित द्राक्षा की तरह अपने आप को निचोड़ना, इसका वे बार-बार प्रयोग करते हैं। यह उनके अपने व्यक्तित्व की, उनकी रचना यात्रा की भी एक प्रकार से पहचान बनता है यह मुहावरा, यह भावाभिव्यक्ति उनकी। रवीन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की गरिमा से वे अभिभूत थे। आगे वे कहते हैं इसी पुस्तक में, उनके निकट जाने वाले को सदा यह अनुभव होता था कि वह पहले से अधिक परिष्कृत और बड़ा होकर लौट रहा है। सबको नहीं लगेगा ऐसा। रवीन्द्रनाथ टैगोर के समकालीनों में ही अच्छे-अच्छे साहित्यकार ऐसे थे, जो उनसे चिढ़ते थे और नफ़रत करते थे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वह तरलता, पारदर्शिता, निर्मल हृदय है ही नहीं। ईर्ष्या भरी हुई है रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिए। और
बड़े-बड़े साहित्यकार उसमें हैं। महान लोगों के विरोध से भी कुछ यश प्राप्त होता है, ऐसा समझ कर के उनका विरोध किया जाता रहा है। द्विवेदी जी तरल मन के व्यक्ति हैं और जहाँ महनीयता है, उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। परम प्रशंसक वे रवीन्द्रनाथ टैगोर के रहे और आचार्य के रूप में रवीन्द्रनाथ टैगोर को उपजीव्य उन्होंने कभी नहीं माना, न तो रचनाकार के रूप में, न आचार्य के रूप में। अपार श्रद्धा उनके भावुक मन ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रति रखी, पर रवीन्द्रनाथ से उनके मानस की समझ और बनावट बहुत अलग थी। इसलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर उन पर बहुत दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सकते थे। श्रद्धा और आदर के पात्र उनके हो सकते थे। उनकी मानस की जो बनावट थी आचार्य द्विवेदी जी की, उसमें वो किसी महापुरुष के सबसे अधिक निकट आते हैं, तो वे गांधी हैं। ये उनके लेखन में, उनके लेखों में बहुत स्पष्ट है। लिखते हैं वे ग्रंथावली में, जो उनके निबंध संकलित हैं, उनमें से एक निबंध में महात्मा गांधी पर जो उनका निबंध है, अद्भुत निबंध है महात्मा गांधी पर। वह चला गया इस शीर्षक से जो उनका निबंध है। कहते हैं, महात्मा गांधी के सिवा और कोई दूसरा नेता नहीं है जिसने देश में ऐसी आत्मगरिमा का संचार किया हो। ये जो आकलन है महात्मा गांधी का, एक बड़े आचार्य के द्वारा, जिसने परंपरा को अपने भीतर आत्मसात किया है, वो परंपरा की समझ है। यह द्विवेदी जी में ही इस प्रकार की समझ हो सकती है कि देश की आत्मगरिमा के प्रतीक वे गांधी को देखते हैं। निर्व्याज अकुंठ श्रद्धा और आस्था भी गांधी जी के लिए प्रकट वे करते रहे हैं। वह चला गया शीर्षक उनका निबंध है। इसमें गांधी जी के कर्म और मर्म को भागवत से जोड़कर वे देखते हैं। यह भी द्विवेदी जी ही कर सकते हैं कि वे भागवत और गांधी जी को आसपास रखते हैं और जिस भावभूमि में द्विवेदी जी रमते थे, वही भावभूमि गांधी की भी है। इसलिए वे कहते हैं गांधी के बारे में, पिछले 27 वर्षों से महात्मा जी की बातें सुनता आ रहा हूँ और उनके कार्यों को देखता आ रहा हूँ। कई बातों में उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न मैंने किया है। महात्मा जी के प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा रही है जितनी किसी के मन में उपास्य देवता की होती है। इतना तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिए भी उन्होंने नहीं कहा है। गांधी एक प्रकार से उपास्य उनके हो जाते हैं। केवल द्विवेदी जी की ही भावना गांधी के प्रति रही हो ऐसा नहीं है। गांधी जी के अनेक समकालीन जो उनके साथ चले, उनके मन में उनके साथ चलते हुए यही भाव आता था कि या तो वे महायोगी हैं या आराध्य हैं हमारे लिए। ये जो उपासक का भाव गांधी के प्रति आता है, इसमें एक भावावेग द्विवेदी जी के भीतर है। भावावेग बहुत उनके मन में आता है, एक रचनाकार के रूप में भी आंदोलित होते हैं। पर्युत्सुकी भवन जिसको कालिदास ने कहा है, एक आवेग, उससे आविष्ट होकर के वे बात करते हैं, लिखते हैं। पर यह जो उपास्य उपासक भाव में एक भावावेग गांधी को लेकर के उनके भीतर आता है, उसमें सारी अनास्थाओं और अविश्वासों को आंधी की तरह ढहा देने वाला एक भावावेग यह है गांधी के प्रति। और गांधी जी की हत्या के बाद ये जो वह चला गया शीर्षक निबंध है, यह उसी भावाविष्ट मनस्थिति में लिखा गया निबंध है। अद्भुत कविता गद्य में रचते हैं, सारे सौंदर्य और लालित्य बोध के साथ द्विवेदी जी। ये दो उनके वरिष्ठ समकालीन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी। गांधी भी शांति निकेतन में आते रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे हैं। टैगोर का बहुत आदर गांधी करते थे। दोनों में मतभेद बहुत थे। दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी रहे। उसी शांति निकेतन में आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी हैं। वे दोनों को साथ-साथ भी देखते हैं, दोनों को अलग-अलग करके भी देखते हैं। दूसरे उनके तीसरे समकालीन, उनके वरिष्ठ समकालीनों में हरिऔध जी हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध हिंदी के यशस्वी कवि हैं। उन्होंने बढ़ावा दिया द्विवेदी जी को
और जिस तरह से प्रोत्साहन दिया वैसा द्विवेदी जी को प्रोत्साहन प्रोत्साहन और किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि द्विवेदी जी कवि थे और अपने विद्यार्थी जीवन में छात्र जब वे थे तब भी वे कविताएं हिंदी में लिखते थे। हरिओत जी ने इनकी कविता सुनी थी, वीर रस से परिपूर्ण कविता उन्होंने पढ़ी थी और द्विवेदी जी से उन्होंने कहा कि यह तो आधुनिक युग का भूषण है। ऐसा यह हरिओत जी का कथन उद्धृत मिलता है। एक और वरिष्ठ समकालीन जो चौथे समकालीन हुए बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये हरिओत जी और बनारसी दास चतुर्वेदी विशेष रूप से प्रेरणा पुरुष रहे आचार्य द्विवेदी जी के, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने उन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्ययन के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूलतः संस्कृत के पंडित और ज्योतिषी थे। ज्योतिषाचार्य उन्होंने किया था और उनकी ज्योतिष की बड़ी प्रामाणिक पकड़ थी। उसका तो बहुत रोचक दुर्लभ संस्मरण है कि किस प्रकार से उन्होंने व्योमकेश शास्त्री के नाम से लेख ज्योतिष पर अपने ही गुरु का खंडन करते हुए भेज दिया था कि पता नहीं चलेगा गुरुजी को, गुरुजी कुपित नहीं होंगे। पर व्योमकेश शास्त्री की इतनी यशो पताका यशः पताका फहराने लगी कि खोज की गई कि कौन है व्योमकेश शास्त्री, जिन्होंने ज्योतिष का ऐसा तलावगाही पांडित्य प्रकट किया है और काशी के इतने बड़े ज्योतिषाचार्य के सारे मत को ध्वस्त कर दिया है। खोज लिया गया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही व्योमकेश शास्त्री हैं, यह पता चला। फिर व्योमकेश शास्त्री इस नाम का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही रचनात्मक उपयोग किया। यह दुर्लभ उदाहरण है, कदाचित साहित्य की दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपने एक व्यक्तित्व को आत्म प्रक्षेपण के द्वारा खड़ा किया गया, जो एक अपना व्यक्तित्व है उसका फिर से रचनात्मक उपयोग कोई लेखक करता है अपनी ही समीक्षा करने के लिए। तो यही व्योमकेश शास्त्री, जिसको अपने भीतर उन्होंने खड़ा किया और छिपा करके रखना चाहते थे अपने व्योमकेश शास्त्री को, उसको वे अपने भीतर खड़ा करते हैं अपनी ही समीक्षा के लिए, और अपने चारों उपन्यासों की समीक्षा व्योमकेश शास्त्री से करा डालते हैं द्विवेदी जी। ये अनोखा उदाहरण है आत्म समीक्षा का, और एक रचनाकार अपनी परख कैसे करता है इसका भी यह द्विवेदी जी ही कर सकते थे, कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और अपने आप को अपने आप के द्वारा समझने का यत्न करना। पर बनारसीदास चतुर्वेदी ने उनके भीतर के पंडित और ज्योतिषी को हिंदी साहित्य के अध्ययन की तरफ मोड़ा, और पांचवें उनके वरिष्ठ समकालीन क्षिति मोहन सेन हैं। परसों जो मैंने वक्तव्य दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, उसमें भी आचार्य क्षिति मोहन सेन का स्मरण किया है। आदरणीय व्यक्ति हैं और बड़े आचार्यों में हैं, हमारे समय के श्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सम्मान करते थे आचार्य क्षिति मोहन सेन का, और उनके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मैं मन ही मन इस बात के लिए लज्जा का अनुभव करता हूँ कि दीर्घ काल तक उनके संपर्क में रहकर भी मैं उनके स्नेह का उचित अधिकारी नहीं सिद्ध हो सका। और जो संत साहित्य का अध्ययन है आचार्य क्षितिमोहन सेन का, वह सदैव प्रेरक रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, और संभ्रम मिश्रित आदर के साथ वे अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में और अन्य पुस्तकों में क्षितिमोहन सेन को उद्धृत करते हैं। ये पांचवें वरिष्ठ उनके समकालीन हैं। शांति निकेतन में नंदलाल बसु, महान चित्रकार, महान कलाकार, और दीनबंधु एंड्रयूज, इन दो का भी सानिध्य उनको मिला। इनसे भी काफी उन्होंने प्राप्त किया। इनके संपर्क उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे। विंटरनित्ज जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, जर्मनी के, जिनका संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ पढ़ करके हम संस्कृत साहित्य के अध्ययन को अपना मांझते रहे, परिष्कृत करते रहे और विंटरनित्ज की समीक्षा भी करते रहे। वे आते थे शांति निकेतन में टैगोर के बुलावे पर, उनका सानिध्य द्विवेदी जी को प्राप्त हुआ। दूसरे बड़े पंडित जिनका सानिध्य उनको मिला, उनमें से पंडित विधुशेखर शास्त्री और वेणी माधव बाडुआ।
ये दो पंडित थे। इन दोनों से बौद्ध साहित्य के अध्ययन में दिशा निर्देश उन्होंने प्राप्त किया और प्रकाशकों में नाथूराम प्रेमी के लिए उनके मन में बड़ा आदर बना रहा। कुल मिलाकर के ये लगभग 8 वरिष्ठ समकालीन हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, जिनमें से विशेष रूप से 2 उनके लिए प्रेरणा पुरुष रहे और उनकी श्रद्धा के पात्र रहे, टैगोर और गांधी। गांधी उनके चित्त में सदैव बने रहे, उनके मानस में। और गांधी जी ने कितने रचनाकारों को भी प्रेरित किया, इसके एक उदाहरण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी हिंदी में हैं। वे महान साहित्यकार हैं मेरी दृष्टि में, आचार्य के रूप में ही नहीं, एक निबंधकार, ललित निबंधकार के रूप में और एक उपन्यासकार के रूप में अप्रतिम योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनके जो समकालीन थे, लगभग समवयस्क थे, वो अच्छे मित्र हुए। उनमें सबसे पहले बलराज साहनी का जिक्र करना उचित लगता है। वे मेरे बहुत पसंद के अभिनेता भी हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ बलराज साहनी को। वे बड़े अभिनेता हैं, वे महान अभिनेता हैं। पर कम लोग ये जानते हैं कि भीष्म साहनी के बड़े भाई वे थे, तो साहित्य में उतनी ही उनकी गति थी, वैसी ही उनकी अच्छी समझ भी थी। वो साथ ही रहे शांति निकेतन में, मैत्री दोनों में रही। और जो निबंध लिखा है बलराज साहनी ने जय प्रसाद द्विवेदी पर, इतना बढ़िया निबंध अपने मित्र के बारे में कम मित्र लिख पाते हैं। जो छवि उन्होंने अपने मन में बसा रखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसके बाद तो बलराज साहनी फिल्म के आकाश में एक उज्जवल सितारे की तरह चमकते रहे, लेकिन द्विवेदी जी को नहीं भुला सके। उन्होंने लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, आयु 31 वर्ष है, गाड़ी देखने के बेहद शौकीन है। इतना रोचक वर्णन या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बेटी हैं, उन्होंने जो उन पर लिखा है अपने पिता के बारे में, उसमें मिलेगा ऐसा अंतरंग मजे लेकर किया हुआ वर्णन, या बलराज साहनी जो उनके यहाँ मित्र रहे, उनके वर्णन में मिलेगा। तो लिखते हैं, आयु 31 वर्ष है, गाड़ी देखने के बेहद शौकीन है। दूर से आती हुई गाड़ी का शब्द सुनते ही शास्त्रार्थ व चप्पल छोड़कर लाइन की तरफ भाग खड़े होते हैं। द्विवेदी जी जीवन से अथक प्रेम रखते हैं। वे उसकी क्रीड़ा को निर्लिप्त होकर देखते हैं, किंतु साथ ही उन्हें जीवन के चरम उद्देश्य साहित्य व कला के प्रति गहरी श्रद्धा है। ज्ञान और अनुभव के लिए भूख है। सुई से लेकर सोशलिज्म तक सभी वस्तुओं का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। किसी विषय पर भी अचल धारणाएं उनकी नहीं, बोलने की बजाय सुनना अधिक पसंद करते हैं। ये बलराज साहनी का जो लेख है, उससे मैंने उद्धरण पढ़ा है। शांति निकेतन में 2 उनके शिष्य, उनका स्मरण करके मैं इस चर्चा को, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। द्विवेदी जी को समझना, द्विवेदी जी को पढ़ना, उनके समकाल को समझना, उनके समकालीनों को समझना भी मेरे लिए है। और अनेक बड़ी महनीय विभूतियों को जो मेरे लिए आदरणीय रही है, द्विवेदी जी के माध्यम से मैं समझता हूँ, और इन विभूतियों के माध्यम से मैं द्विवेदी जी को समझता हूँ, क्योंकि द्विवेदी जी का प्रत्यक्ष सानिध्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ। दूर से जरूर देखा और भाषण सुना, पर यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला जो इन लोगों को मिला कि उनका सानिध्य, उनके साथ बैठने का, सुनने का, गुनने का, बातचीत करने का प्राप्त हो। इसमें से 2 लोग हैं शांति निकेतन में जो उनके छात्र रहे। एक राम सिंह तोमर हैं, जो हिंदी के जाने माने आचार्य हैं, और उन्होंने स्वीकार किया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितना गहरा प्रभाव पड़ा उनके मानस की बनावट में और उनकी साहित्य यात्रा में। राम सिंह तोमर ने हिंदी की बड़ी सेवा की,
शांति निकेतन में रह करके और विश्व भारती पत्रिका का अपने गुरु की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने वर्षों तक संपादन किया। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने भी जो अथक परिश्रम किया है शांति निकेतन में रह करके 6-6 घंटे पढ़ाने के अलावा पत्रिका का संपादन, विश्व भारती पत्रिका का संपादन और अन्य अनेक प्रकार के कार्य, यह जो दाय है गुरु का, यह संभाला इन्होंने डॉक्टर राम सिंह तोमर ने। वे भी मेरे लिए स्मरणीय और आदरणीय हैं, इसलिए भी कि राम सिंह तोमर ने मेरा भी उपकार किया है और मेरे कुछ लेख उन्होंने विश्व भारती पत्रिका में प्रकाशित किए थे। दूसरी उनकी जो शिष्या हैं, उनकी शिष्य मंडली में जिनको सबसे पहले मैं स्मरणीय मानता हूँ और आदर भी उनका बहुत अधिक करता हूँ, श्रद्धेय मेरे लिए वे हैं, वे कपिला वात्स्यायन हैं। और कपिला जी बहुत श्रद्धा के साथ जिन 2 गुरुजनों का स्मरण करती हैं, उनमें से सबसे पहले तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनके लिए, और उसके साथ फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सानिध्य प्राप्त किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। यद्यपि किशोरावस्था, युवावस्था उस समय थी, पढ़ने के लिए आई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के घर चली जाती थीं। विशेष रूप से माताजी से ज़्यादा मिलती-जुलती थीं, खाने-पीने के डिब्बे टटोलती रहती थीं, उनके घर में जाकर के, जैसा उन्होंने खुद बताया मुझको या चर्चा में बताया उन्होंने। इस प्रकार के उनके संबंध थे, पर उन्होंने अध्ययन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य का। उनसे चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर करना सदैव मेरे लिए भी उपकारक रहा। और इन्हीं की समवयस्क, कपिला जी की ही समवयस्क जो उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शिष्या रहीं, वे इंदिरा गांधी हैं। और इंदिरा गांधी पर प्रभाव पड़ा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इंदिरा गांधी जी से कुछ प्राप्त किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। उनकी ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री हो जाने के बाद संपर्क करें और कुछ प्राप्त करें। संत स्वभाव के अंततः हजारी प्रसाद द्विवेदी बने रहे। जो मिल गया, मिल गया। कबीर की तरह फक्कड़ भी वे बने रहे। हालाँकि उनके बारे में लोगों को कई-कई तरह की गलतफ़हमियाँ भी हैं और उनकी निंदा करने वाले काफ़ी लोग हैं इस संसार में। उनमें हिंदी के अच्छे आचार्य भी हैं और साहित्यकार भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर वे ऐसे लोग हैं जिनका कि परंपराओं का ज्ञान बहुत ही अपुष्ट है। इसलिए उनके उपन्यासों को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, या तो जिस प्रकार से पुनराविष्कार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य की परंपराओं का, जितनी गहरी उनकी जड़ें हैं, कवियों की समझ उनकी जितनी पक्की है, मंजी हुई है, और एक अच्छा साहित्यकार अपने पहले के साहित्य से छायाएं लेकर के किस प्रकार से रचना के नए प्रासाद खड़े करता है, नए प्रतिमान बना लेता है, इसके सबसे उज्जवल उदाहरण मेरी दृष्टि में तुलसीदास के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जिसको संदेह है, मैंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा है, उसको पहले ठीक से पढ़े और फिर बात करे। क्योंकि जिस प्रकार से अन्य छायाओं का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, तुलसी के बाद एक नाम ज़रूर छूट जाता है, वो प्रसाद हैं। तुलसी प्रसाद और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पूरे संस्कृत साहित्य का कि महासागर को जैसा गोता लगा करके रत्न निकाल करके उसमें से लाते हैं और चमका करके उनको फिर विन्यस्त करते हैं, पुनर्विन्यस्त करते हैं। ये कला तो कालिदास में थी और फिर इन लोगों में आई। इसलिए इस दृष्टि से वे महान साहित्यकार इसलिए भी हैं कि बड़ा साहित्यकार वह होता है जिसमें कि पिछले साहित्य की अनेक-अनेक छायाएँ
पुनर्विन्यस्त होकर के फिर से उज्ज्वल हो जाती हैं और उसके माध्यम से हम अपने पहले के साहित्य का भी पुनः पाठ करते हैं और नई समझ प्राप्त करते हैं पूरी परंपराओं की। इस दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरी परंपरा से संवाद करते हैं और वे अपने शिष्यों से इस रूप में संवाद करते हैं। तो इन शिष्यों ने जो शांति निकेतन में उनके रहे, जिसमें कि इंदिरा गांधी भी हैं, कपिला वात्स्यायन भी हैं, राम सिंह तोमर भी हैं, और भी शिष्य होंगे, मुझे इनकी ही जानकारी है। मेरा यह विशेष रूप से विषय भी नहीं है। पर जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियाँ चाहिए हों जो कि अन्यत्र प्राप्त न हों, वे मेरी इस पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं, जो वर्धा से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संचयिता नाम से छपी है। उसमें लंबी भूमिका में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जैसा जाना समझा, उनके इन समकालीनों के माध्यम से, उनके ऊपर लिखे गए साहित्य के माध्यम से और उनके अपने साहित्य के माध्यम से विशेष रूप से, उस पर मैंने विचार किया है। तो उनका एक कनिष्ठतम समकालीन मैं भी हूँ, इसलिए इस कड़ी में मुझे भी कहीं न कहीं जोड़ा जा सकता है। मैंने आज के इस वक्तव्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कतिपय समकालीनों की चर्चा की है, और भी नाम इसमें बहुत सारे जुड़ सकते हैं और आगे यदि कभी अवसर आएगा, 2-4 दिन में, तो मैं उनके कतिपय और अत्यंत विशिष्ट समकालीनों पर बात करूँगा। यह इसलिए आवश्यक है कि इन समकालीनों के द्वारा हम एक बड़े आचार्य को और एक बड़े आचार्य के माध्यम से उनके समकालीनों को समझ सकते हैं। इस के साथ ही आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।